खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज जुम्मे का दिन है। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ होते हैं। उनके आने में कुछ ताख़ीर है और उम्मीद है कि वो हमें कुछ देर में जॉइन करेंगे। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ मुर्तज़ा सोलंकी साहब और मैं आपके लिए जो आज के मौज़ूआत हैं, जो नई ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं, खबरें हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे। कुछ मालूमात भी लेंगे हम सोलंकी साहब से और कुछ तज्ज़िये भी लेंगे। और फिर उम्मीद है कि सेठी साहब हमें जॉइन करेंगे तो फिर हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएँगे। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं बड़ी-बड़ी, वो आप सबके सामने है। सबसे जो सर-ए-फ़हरिस्त इस वक़्त अवाम की बेचैनी जो है, गुस्सा जो है महँगाई के ऊपर। और वो आप सबने देखा कि पेट्रोल की अब जो कीमतें हैं वो होशरुबा लेवल्स पर पहुँच गई हुई हैं और इसी तरह बिजली की नर्ख़ जो हैं, उनमें भी आज इज़ाफ़ा कर दिया गया है। इसके ऊपर बहुत रिएक्शन भी आ रहा है, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। और अब देखने की ये बात है कि किस तरह से इस बड़े चैलेंज का सामना करती है इमरान खान हुकूमत। इसके साथ-साथ ये भी खबरें आज मंज़र-ए-आम पर आई हैं कि तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान के साथ कुछ मामलात तय हो गए हैं और किसी न किसी किस्म का कोई माहिदा या कोई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो अ, अमल में आ गया है। और उसकी क्या जहतें हैं, उसके क्या बैकग्राउंड है और उसका मुस्तकबिल क्या है, बड़ा सवाल ये है। टीएलपी के साथ तो माहिदा आप सबको मालूम ही है कि एक हो चुका है, अगरचे कि उसकी तफसीलात हनूज़ पब्लिक में आना बाकी हैं। लेकिन वो माहिदे के बाद भी जो है वज़ीराबाद से उनकी डीमोबिलाइज़ेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि साद रिज़वी जो हैं, वो उनकी रिहाई से वो मशरूत है। और वो कब होगी वो अनकरीब होने वाली है, बट लेट्स सी कि क्या आगे होता है। और बाकी जो बड़ी एक उलझी हुई खबर आप सबके सामने ही है कि अगले चंद हफ्तों में बड़ी तब्दीलियां मतवक्को हैं आला ओहदों के ऊपर। और उन आला ओहदों पर जो तकरीरियां और तब्दीलियां अमल में आएंगी, उससे पहले उसके बाद क्या होगा, उस वक्त बड़ी स्पेकुलेशन जारी है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर और अखबारात में और वीलॉग्स में लोग बड़ी-बड़ी यहाँ वहाँ की छोड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कोई हम यहाँ बातें लंबी-लंबी ना छोड़ें, बल्कि आपको जो हकायक हैं, जहाँ तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ उन पर बात करें। सोलंकी साहब वेलकम। और मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ज़रा आप जो एक और जो अहम डेवलपमेंट जिसका मैंने इब्तिदाइये में ज़िक्र नहीं किया, वो डस्का के जो इंतखाबात हुए थे, वहाँ पर धांधली की एक कोशिश की गई थी। उन इंतखाबात को फिर कैंसल किया गया, कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाबात हुए। अब उसकी तफ़सीली रिपोर्ट भी आ गई है और वो बड़ी अफ़सोसनाक रिपोर्ट है क्योंकि उसमें धांधली का जो एक तासुर था अब वो हकाइक में बदल गया है कि वहाँ पर बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश की जा रही थी। और अफ़सोस की ये बात है कि ये वो जमात है जिसने कि धांधली के विकेट के ऊपर, धांधली के ज़ोर के ऊपर 2014 में मुल्क को ये कई महीने यरगमाल बनाए रखा और सारा वक़्त धांधली, धांधली, धांधली का शोर मचाकर पूरे पाकिस्तान में एक फ़ज़ा बना दी कि जी धांधली बड़ी गलत है, इसके खिलाफ एतराज़ होना चाहिए। अब खुद ही वही काम कर रहे हैं। मतलब ये भी कमाल की बात है। अगर पहले धांधली की और लोगों ने, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप भी वही काम करें। अगर आपने अपनी अखलाकी कम से कम बरतरी रखनी है, गवर्नेंस में तो आपका जो हाल है, मईशत में जो हाल है, वो तो सबके सामने, अब क्या उस पे कहा जाए। लेकिन कम से कम अपनी अखलाकी बरतरी ही साबित कर लेते। खान साहब, ज़रा मुझे उस रिपोर्ट के बारे में मैं चाहता हूँ कि उसका खुलासा भी आप बता दीजिए और आप कैसे देखते हैं कि क्या ये रिपीट होने वाला है अगले इंतखाबात में? शुक्रिया रज़ा। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, एक हमारे इदारे और हमारी जो बिरादरी है, उसके हवाले से ये एक ख़बर है। हमारे उस्ताद हैं और हमारे सीनियर हैं ज़ियाउद्दीन साहब। वो अक्सर हमारे प्रोग्रामों में भी आते हैं। उनकी तबीयत नासाज़ है, वो ख़ासे बीमार हैं और अस्पताल में हैं। तो हम अपने जो सैकड़ों दोस्त जो दुनिया भर में उनको हमारे आज के प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उनसे भी गुज़ारिश करेंगे कि उनके लिए दुआ करें
और नेक ख्वाहिशात रखें कि उम्मीद करें कि ज़ियाउद्दीन साहब जो है वो जल्दी सेहतयाब होकर हमारे प्रोग्रामों में आ सकेंगे। आप से भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि उनके लिए दुआ करें बिल्कुल, और उनके लिए बिल्कुल, अल्लाह उनको जल्दी सेहत दे। वो सेहतयाब ज़ियाउद्दीन साहब तो ना सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों, मुबस्सिरीन में उनका शुमार होता है, बल्कि वो कौमी असासा हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो आप समझिए कि पाकिस्तान की तारीख़ ही है, एक तरह से उनकी जो रिपोर्टिंग, उनका जो काम है, और खुदा करे कि वो जल्द अज़ जल्द सेहतयाब होकर घर आएँ। जी, सोलंकी साहब। रज़ा, हमारे पास क्योंकि मौज़ूआत बहुत सारे हैं और इलेक्शन कमीशन की ये जो रिपोर्ट है आज ही आई है और ये खासी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। अ, अभी हम इस रिपोर्ट को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। हम तफ़सील से कल इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, वो खासी होशरुबा है और ये बात बगैर किसी शक व शुबे की है कि इन इंतखाबात को चुराने की कोशिश की गई थी और इसमें पुलिस का अमला भी शामिल है, जो महकमा तालीम के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, हुँ, इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है उनको भी इसमें घसीटा गया, जो ज़िले इंतज़ामिया है वो उसका भी एक किरदार है। लेकिन जो बात है, एक कुछ जो नाम भी आए हैं, उनमें उसी इलाके की जो खातून सियासतदान है, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनका नाम बार-बार आया है। ये जो डस्का की जो धुंध थी लोगों पर और इंतखाबी अमल पर और जमहूरियत पर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर धुंध छाने का जो अमल था, उसमें इस रिपोर्ट के हिसाब से उनका एक अहम किरदार है। तो बात ये है कि ये जुर्म है, ये बिल्कुल, पाकिस्तानी अवाम के साथ संगीन जुर्म है कि आप उनको उनकी हक़ राय दही से महरूम करें। और बिल्कुल, इस ये कोई सिविल मामला नहीं है, ये फौजदारी मामला है, ये क्रिमिनल एक्ट है, जिन जिन लोगों ने किया है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस रिपोर्ट के आने के बाद, वैसे तो आज भी कौमी असेंबली और सेनेट जो है, उसके अंदर खासा शोर हुआ है और हुकूमत दोनों ऐवानों से भाग गई है, क्योंकि वो उनके पास कोरम को पूरा करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ये अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती है। दोनों ऐवानों में, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ के जो अरकान थे, सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया, जो महंगाई और जो पेट्रोल बम और ये जो सारी चीजें हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जब इसका इजलास होगा कौमी असम्बली का और सेनेट का, और उसके अलावा भी मुझे यकीन है कि हिज़्ब इख्तिलाफ यकजा होकर मुतालबा करेगी कि इसकी जो तहकीकात है वो आला सतह पर की जाए और जो जिसको हम कहते हैं ना खुरा, खुरा निकाला जाए कि खुरा कहाँ से शुरू, कहाँ से होता है। हुँ, ये आप नायब कासिद को और असिस्टेंट फलां को और छोटे जो लोग हैं उनको सजा देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, इलेक्शन के अंदर धांधली की कोई कोशिश हुई है, जैसा कि इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है, तो ये छोटे पैमाने पर नहीं हुई होगी, इसके डांडे जाएंगे दूर तक। तो जो इसका इसकी जो क़यादत फरमा रहे थे, उन तक इस सिरे को जाना चाहिए। न सिर्फ ये कि पार्लियामान में ये मामला जाना चाहिए, बल्कि आला अदलियाती अदालती इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये संगीन गद्दारी का मुकदमा है। जी, पाकिस्तान के अवाम को हक राय दही से महरूम करना। बिल्कुल, जो आपने शुरू में ज़िक्र भी किया कि किस तरीके से इमरान खान 126 दिन तक जो है 4 हलकों के नाम पर यहाँ पर बैठे रहे और जो मुल्क को नुकसान हुआ और जिस तरीके से अमन-ओ-अमा तबाह हुई, जिस तरह से चीनी सदर के दौरे को मुलतवी करना पड़ा,
और मुल्क जिस तरह के बहरान से गया, जमहूरियत जिस तरीके से कमजोर हुई, वजीर आजम के साथ जो कुछ हुआ, तो ये मामला जो है इसको इतना सादा कौम न ले, लोग इसको सादा ना लें। ये सही। एक संजीदा मामला है और मामला सिर्फ फिरदौस आशिक अवान साहिबा का नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा अगर इसमें मुलविस हैं तो वो कोई आज़ाद एजेंट नहीं है, वो एक जमात की लीडर थी। उनको उनके पास वफाक में इतलात की जिम्मेदारियां भी थी, सूबे में भी रही हैं। तो ये मामला जो है ये इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए और हम कल मजीद तफसीलात जो है इसकी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कल इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हमारी साथी फौजिया यजदानी को भी इन्वॉल्व करें, जो इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ अमूर के ऊपर काफ़ी महारत रखती हैं, और कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट की तफसीली नुकात जो है नाजरीन वो आपके सामने पेश भी करें और उनका पॉइंट बाय पॉइंट हम तज्जिया पेश करें, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक रिपोर्ट, एक हल्के का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान के और अवाम के जमहूरी और आईनी हक का मसला है। ये मुल्क में जो आईनी हकूक होते हैं वो इलेक्शन उसका सबसे बड़ा इजहार और मजहर होता है, तो इसलिए ये मामला सीरियस है। आगे आगे चलते हैं महंगाई की तरफ। आपने देखा आज वुज़रा ने, फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो है वो खान साहब भी आई एम श्योर के सोच रहे होंगे, अपने पुराने बयानात उनको याद आ रहे होंगे कि जब महंगाई होती है तो समझो हुक्मरान चोर होते हैं, और अगर चोरी से पैसे बनाने हैं तो फिर मैं ऐसी हुक्मरानी का क्या फायदा। अगर आईएमएफ के कहने के ऊपर बिजली के नर्ख बढ़ाने हैं तो मैं आईएमएफ को नाम मंजूर करता हूँ। वैसे कमाल है, खान साहब को आज अपनी तकारीर याद आती तो होंगी, वो वैसे मैंने देखा है कि लोग उनको याद करवा रहे हैं, आगे से फिर गाली गलौज का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है उनके फॉलोअर्स की तरफ से। तो थोड़ी सी महंगाई के ऊपर, चूंकि आप इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान, और मैं तो अभी नहीं हूँ वहां पर, तो थोड़ा सा ये बताइए कि क्या गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है। और नजम सेठी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ आ गए हैं। शुक्र है सेठी साहब आपने वक्त निकाल लिया है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। जी बिल्कुल, वेलकम वेलकम सेठी साहब ऐसे आगे हैं जैसे चुपके से बाहर आ जाए। ओए अल्लाह रहम करे फिर से। जैसे बीमार को बेवजह जबरदस्त। बाहर आ जाए आप लोग, बाहर आ जाए। तो सेठी साहब अभी हम महंगाई मैं तो आपके आने से पहले जो है I was trying to impersonate नजम सेठी। मैंने कहा अपने नाजरीन से कि आज आप मुझ पे ही गुजारा करें। तो लेकिन आपको पता है नाजरीन बड़े होशियार हो चुके हैं सोलंकी साहब, वो जानते हैं कि जो है ना ये क्या एफर्ट की जा रही है, उनको जो है चूरन जो है वो बेचा जा रहा है। तो बहरहाल जी सेठी साहब, हम आपके आने से पहले महंगाई की जो इस वक्त एक बड़ी लहर आ रही है, पेट्रोल और बिजली की कीमतों की वजह से, आईएमएफ की जारी बातें स्पॉन्सर्ड हैं वो पॉलिसीज, और वो माशी बहरान बन रहा है। आपने आज उसके अपने एडिटोरियल में द फ्राइडे टाइम्स में उसका जिक्र भी किया है, और मैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो एक सियासी बहरान की आपने बात कही है, आपने अपनी ओपनिंग जो है एडिटोरियल का जो तज्जिया है आपका इस हफ्ते का, उसमें आपने कहा कि अगले 3 महीने जो हैं वो मेक और ब्रेक साबित हो सकते हैं, आर या पार वाला मामला। हमने इसका शो का टाइटल भी वही रखा है। तो चूंकि चेंजिंग कलर्स ऑफ ऑटम, आपने तो बड़ी पोइटिक हेडलाइन दी है, हमने उसको जरा देसी अंदाज में कहा है कि ये आर या पार। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बताइए कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, क्यों आपको ये 3 महीने का जो आपने एक टाइम उसमें इंडिकेट किया है, सारी बातें इंडिकेशन ही होती है, उसकी क्या रीजंस है, क्या उसके पीछे आपकी एनालिसिस है? जी थैंक यू रजा, आई एम सॉरी मैं आज लेट आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भूल चुका था कि आज प्रोग्राम है। और फिर भाग दौड़ करनी पड़ी कि वो सिस्टम सेटअप करना पड़ा सारा कुछ, और बस माफ चाहता हूँ। अच्छा, तो ये हो जाता है यार, अब इस बुढ़ापे में बहुत सी चीजें भूल जाती हैं, और आपने भी रिमाइंड 1 घंटा पहले नहीं किया, 3 घंटे पहले किया तो फिर जेल से निकल गई थी। चलिए कोई बात नहीं। वो आजकल आपकी जो बहन है वो काफी मेरे पे प्रेशर
डाले हुए हैं, ये करो वो करो, तो इसलिए फिर वो आपको पता ही है, जब ये खातून जी इस बिल्कुल। किस्म का प्रेशर डालती हैं तो फिर उसके बगैर और मैं आजकल के उनको हालात जानता के हूँ, अंदर आप वो जानते हैं उन्हें। जी जी, और वो कोई आम खातून भी नहीं है, वो जी हाँ, knows how to get things done। वो पता है आजकल उनका जो वो हर बात पे कहती हैं, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। He knows how to crack the whip. Yes, and I know how to be cracked, so for the sake of peace and happiness. चलिए जी, आगे बढ़ते सेठी साहब, अच्छा, तो बताइए जरा फिर कि क्या आप देखिए, आप कह रहे थे कि देखिए मैंने ये 3 महीने नहीं दिए। मेरा ये कहना है कि इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर मेरी सोर्स के मुताबिक अपने लोगों को पिछले रोज ये कहा कि देखिए अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें यकजहती चाहिए और कोई एम्बेरसमेंट ना हो किसी किस्म के सवाल जवाब की। कुछ चीजें हैं, कुछ डेवलप हो रही हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर बेसिकली ये कि आप मोरल अपना हाई रखें और यूनाइटेड रहें और एक दूसरे को डिफेंड करें और अपनी हुकूमत को डिफेंड करें, जो हर मौके पे डिफेंड करें, खा वो इलेक्शन कमीशन हो, खा वो कोई और चीज हो, यू शुड बी स्टिकिंग टुगेदर। अगले 3 महीने बड़े क्रिटिकल हैं। तो मेरा ख्याल है किसी की हिम्मत नहीं पड़ी वहां के उनसे पूछा जाए कि वाजी ये भी तो दसो क्यों की होने जा रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कुछ होने जा रहे हैं या तुसी कुछ करन जा रहे हो। तो वो तो उन्होंने पूछा नहीं, मगर उनकी शक्लों से यही लगता था कि हवाइयां उड़ी हुई हैं। अच्छा, अब आगे आइए आप। उधर नून लीग वालों से जब मैं राब्ता करता हूं और उनसे मैं पूछता हूं कि भाई चिड़िया की खबर दो मुझे, तो आगे से वो भी यही एक ही बात कि जी अगले 3 महीने बड़े 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 इंपॉर्टेंट है। और भाई कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्या हो जाएगा? तो जनाब वो आगे से जवाब उनके पास कोई नहीं है। बस वही बातें जो हवा में घूम रही हैं कि इमरान खान जो है वो बड़ी ट्रबल में है, उनके तल्लकात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब हो चुके हैं, टेंशंस चल रही हैं, शायद हमारे कोई राब्ते भी हो रहे हैं मगर हमें पता नहीं है क्योंकि हमारी लीडरशिप हमें बताती नहीं है। और मईशत की हालत बड़ी खराब है, आवाम बड़ी नाराज है, किसी वक्त भी फट सकती है। ये लबाइक वालों ने देखे क्या किया, ऐसे और भी कुछ हो सकता है। और अब हमारी पीडीएम भी अब हरकत में आ गई है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर भाई क्या होने जा रहा है, क्या आप कुछ करने जा रहे हैं या कोई और कुछ करने जा रहा है, तो कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। मगर ये सारे यही बात कर रहे हैं अगले 3 महीने, अगले 3 महीने। तो अब आप और हम तो सिर्फ एनालिसिस ही फिर कर सकते हैं कि अगले 3 महीने क्यों सब ये कह रहे हैं और क्या बात है कि वजाहत नहीं कर रहे। क्या हर के लिए कोई प्रॉब्लम है? देखिए, अगर तो पीडीएम वजाहत कर दे कि 3 महीने बड़े क्रिटिकल हैं, तो जाहिर है उन्हें फिर ये भी एडमिट करना पड़ेगा ना कि उनका राब्ता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो इसलिए वो ये एडमिट नहीं करते कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता, इशारे करते हैं। अब बिकॉज जाहिर है उनका तो नवाज शरीफ साहब का तो बयानिया यही है ना कि हमने तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं करना, हम तो अवाम के वोटों पे आए थे, अवाम के हमें एस्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया, अवाम के वोटों पे हम जाएंगे और हमने कोई मुकमुका नहीं करना, कोई एनआरओ नहीं लेना, कोई डील शील नहीं करना। तो वो बस इतनी बात है कि जी बस देखिए तो सही क्या होता है, देखिए तो सही क्या होता है। उधर इमरान खान साहब का भी इसी किस्म का मामला है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी सेम पेज सेम पेज सेम पेज, अपने लोगों को भी यही कहते हैं कि हर जगह पे यही कहें कि सेम पेज है, मगर उन्हें ये भी एहसास है इस बात का कि ये जो सारे मामले चल रहे हैं डीजीआईएसआई की पोस्टिंग ट्रांसफर्स के ऊपर, अच्छे खासे टेंशंस डेवलप हो गए हैं बिटवीन आर्मी हाई कमांड और खान साहब। और वो भी कोई जवाब हमें बताते नहीं है खान साहब कि उन्होंने क्यों डिले की है इस बात को। क्योंकि अगर तो ये करना ही था तो फिर पहले कर देते, इतनी क्या बात थी कि जी आखिरी वक्त तक रोका। और अगर कोई उनकी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ जनरल फैज को अगला आर्मी चीफ बनाया जाए तो 1 साल की कोर की जरूरत है, तो आखिरी स्टेज पे आके उन्होंने उनको बनाया। इससे 1 महीना पहले कर देते, 2 महीने पहले कर देते तो उनका क्या नुकसान था? और फिर कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ना आती, एक आराम तरीके से इसको किया जाता, मगर वो भी नहीं किया और एक अग्रेसिव किस्म का स्टांस लिया कि नहीं 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 नहीं। फिर आखिर में जब कोई और टाइम रन आउट तो फिर कर दिया, या उस वक्त भी ना करते फिर डट जाते। तो मतलब उनकी तरफ से भी कोई खास समझ नहीं आ रही है कि उनके जहन में है क्या या क्या नहीं, जिसकी वजह से अब ये सारी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि जी फिर उनके जहन में कुछ होगा, वो क्या है। अब लोगों की सारी नजरें जो है ना वो 20 नवंबर पे पड़ी हुई है और सारे जो तजिए हो रहे हैं वो इसी के हो रहे हैं 20 नवंबर के, क्योंकि 20 नवंबर को अगर तब्दीली जैसे उन्होंने अनाउंस की है
वो तब्दीली हो जाती है और जनरल फैज जो हैं वो 11 कोर पेशावर में चले जाते हैं और जनरल नदीम जो हैं वो कराची से आ जाते हैं ISI में। तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? और अगर वो इमरान खान साहब ये पसंद नहीं करते कि DGISI जो है वो तब्दील हों और अभी भी वो चाहते हैं कि जनरल फैज को ही रखा जाए, तो कैसे रख सकते हैं? बिकॉज अब तो अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो फिर उसके बाद फिर वो और तबसरे शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको पता है कि शायद वो कुछ और ही ना रास्ते इख्तियार कर ले, जो मेरा ख्याल है हमें यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। पिछली दफा मैंने थोड़ी सी वजाहत कर दी और लोगों ने पता नहीं उसके उल्लू ही बना लिए, कुछ और ही बना लिया उसमें से कि जी आप तो फिर चाहते हैं ऐसी कोई चीज हो, ये वो। अरे भाई, हम नहीं चाहते कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज हो, मगर तजिए में ये बातें लानी पड़ती है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मगर यहाँ तो हालात ऐसे हैं रजा कि आप अगर कहे जी ऐसे भी हो सकता है तो कहते हैं आप तो चाहते हैं ऐसे ही हो, आप तो नौकरी मांग रहे हैं। मतलब है कि यहाँ तो हालात ऐसे हैं। तो अब मेरी माफी, मैं कुछ ऑप्शन है वहां मैं अब इशारा ही कर दिया करूंगा, मैं उसको स्पेल आउट नहीं करूंगा। लोग कहेंगे लो जी तैयारी करके बैठे हैं, कोई ऐसे ऑप्शन है जिससे ना भी नौकरी शौकरी पक्की हो जाए। तो इसलिए तो ये सारी बातें चल रही हैं रजा। और इमरान खान साहब जो है वो लगे हुए हैं अपना काम करने। एक तरफ वो कानून पे कानून तब्दील कर रहे हैं जिसकी सबका ताल्लुक जो है वो अगली इलेक्शन के साथ है। ऐसे लगता है कि शायद उन्हें खदशा है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, इसीलिए EVM करना है, इंटरनेट वोटिंग करनी है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म के जो कानून है वो करने हैं, नैब क्यों अपने हाथ में ले लेनी है, FIA बना देनी है ताकि ऑपोजिशन को टाइट कर दिया जाए, मीडिया के खिलाफ रूल्स बना लेने चाहिए ताकि मीडिया ऑपोजिशन को सपोर्ट ना करे और मजबूर हो जाए हमें सपोर्ट करने के लिए। और अब ये जुडिशरी ने कर दिया है कि जी लोकल इलेक्शन भी कराने हैं, उसके लिए भी तैयारी की जाए और कुछ टाइट वाइट किया जाए। मतलब हर किस्म की वो कदम, जिसे कहते हैं ना इन हाई स्पीड सुपरसोनिक स्पीड पे वो करना चाह रहे हैं, जिससे अगर तो उनके पास 2 साल अभी पड़े हैं तो फिर व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द प्रॉब्लम। मगर ऐसे लगता है कि वो बहुत जल्दी में है, उनको भी खदशा है कि कुछ शायद इलेक्शन जल्दी कॉल ना हो जाए या कोई और तरीके से कॉल हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हो जाए या इन्हें कॉल करनी पड़ जाए। तो इस किस्म की सूरत हाल चल रही है और लोगों का ये कहना है, इसीलिए ये 3 महीने वाली बात बड़ी जरूरी है कि ये जो सारा मामला है कि अगर ISI को इन्होंने इस्तेमाल करना है अपने इलेक्शन जीतने के लिए तो इनको अपना बंदा चाहिए होगा, जो कि अभी तो डामकडोली है। और अगर ISI के अंदर इंडिपेंडेंट बंदा आ जाता है और वो कहते हैं जी आप अपनी इलेक्शन खुद ही करें, हमने कोई आपके साथ आउट ऑफ द वे जाके कोई हेल्प शेल्प नहीं करनी, तो फिर ये कैसे करेंगे? तो फिर इसलिए ये सारे कानून साजी और ये और वो और ये सब कुछ होने जा रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल वेल एक्सप्लेन्ड सैदी साहब। मेरा तो ये ख्याल है जाती तौर पे मैं ये होना ही था। देखिए इंस्टीट्यूशन, और आप इसके ऊपर बड़ी डायरेक्टली लिखते रहे हैं, आप सीधी सीधी बात भी करते हैं कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो हरफ आ रहा था, जो उनको मलाइन किया जा रहा था, ड्रैग किया जा रहा था इन दिस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, तो उन्होंने अपना एक न्यूट्रलिटी का इजहार तो करना ही करना था। वो 6 महीने लेट हो गया, जल्दी हो गया, साल लग गया, वो आ गया था 2020 में जब ये मामला स्टार्ट हुआ, जब नवाज शरीफ ने ये ओपनली चैलेंज करना शुरू किया और नाम शाम लिए और ये किया वो किया। उसके बाद से अब देखिए एक साल का सफर है और उसमें जाहिर बात है कोई इंटरनल रीथिंक हुआ होगा और यकीनन वो हमें उसकी अब एविडेंस भी दिखाई दे रहा है। और उन्होंने तो अब मैं जाहिर तौर पे ये समझता हूँ, एंड मे बी यू कैन रेस्पॉन्ड टू दिस, कि मैं ही समझता हूँ कि कोई भी हो इस वक्त, DGISI कोई भी आर्मी चीफ हो, XYZ हो, वो बड़ी एहतियात करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो कुछ पहले इस एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट से उनके ऊपर जो उंगलियां उठी हैं, वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान आर्मी आखिर बड़ा डिसिप्लिन फोर्स है, उन्होंने लॉन्ग टर्म अपनी एक स्टेट के अंदर जो उनकी पोजीशन है उसको भी तो बरकरार रखना है ना। वो इतनी पॉलिटिसाइजेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है जो नए साहब आ रहे हैं, मेरा भी यही तजिया है कि वो उस तरीके से ISI को नहीं चलाएंगे जिस तरीके से शायद हाल ही में चलती रही है, क्योंकि आउट ऑफ द वे जाके गवर्नमेंट की हेल्प कर रही थी। और मेरा ख्याल है अब वो, जैसे आपने कहा, बहुत डैमेज हो चुका है, अदारे को भी बड़ा डैमेज हुआ है, उनके सरबराह भी डैमेज हो चुके हैं, कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं।
और सबका ही नुकसान हो गया। और इमरान खान साहब, या तो ये नुकसान होता मगर नुकसान ना होता। अगर इमरान खान साहब की कारकर्दगी अच्छी होती तो लोग कहते भाई हमारा ये हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट चल पड़ा, मईशत चल रही है, लोग खुश हैं, इमरान खान अच्छी हुकूमत दे रहे हैं, और अपोजिशन की ऐसी तैसी सबको जेलों में डाल दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मगर ऐसे तो हुआ नहीं। ऑपोजिशन पॉपुलर हो गई है, इमरान खान अनपॉपुलर हो गया, और उस सतून जो है उसके ऊपर सारा बोझ पड़ गया। और अब वो सतून जो है उनकी टांगे खड़क रही है कि यार ये ना हो कि हम बाहर निकलें तो हमें भी फिर हमारे ऊपर भी लोग हार ना डालें, कुछ और ही ना कर दें, क्योंकि ये तारीख में हुआ है। तो इसलिए वो भी बड़े परेशान है कि ऐसा इदारा है जो कि जिसे हम सेक्रेड काउ कहते हैं, अगर वो सेक्रेड नहीं रहेगा और कंट्रोवर्शियल बन जाएगा इस तरीके से, तो जाहिर है मुल्क का भी नुकसान, उनका भी नुकसान, मुल्क का भी नुकसान हो जाएगा। तो इस किस्म की सूरत हाल है, और मैं बिल्कुल ऐसे ही मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है यही इमरान खान साहब को अब फिक्र है कि अब उनके कि उनको फिक्र है कि ये अब हमारे हाथ से ये एजेंसी जा रही है और फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, और पता नहीं वो हम कैसे खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सेठी साहब, आपने ये जो जो कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे थे, फिर हम अगले मौजूआत की तरफ आते हैं। एक बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन हो गई है। एक तरफ तो जो रियासत के अंदर मुख्तलिफ पिलर्स, मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है, वहां पे आपने जिक्र किया, अपने एडिटोरियल में भी आपने पहली बात किया, वहां भी टेंशंस हैं। और अब दूसरी टेंशंस जो है वो ये जो माशी एक क्राइसिस बन गया है, बल्कि ग्रू क्या करना है, बन ही गया है। मतलब 145 रुपए से ऊपर पेट्रोल, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा, डॉलर 170 का, और हमारे यहाँ दो ही चीजें जो है वो ये बिजली तेल की कीमतें और डॉलर एक महंगाई के ड्राइवर्स है। बाकी सारी इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो किताबों में मौजूद है। पाकिस्तान में ये दो सबसे की ड्राइवर्स हैं। रजा ये ना भूलें सेठी साहब, क्योंकि मुल्क से बाहर हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी मालूमात उन तक पहुंचती है, लेकिन जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने जो एदाद शुमार आज जारी किए हैं, उसमें 28 अशिया की कीमतें इस हफ्ते बढ़ी हैं। 28, जिसमें खाने पीने की चीजें भी हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में कोई 150-160 रुपए किलो चीनी मिल रही है। 150 से 160, जो 3 साल पहले 53 रुपए थी। 200% से ज्यादा इजाफा चीनी। गरीब आदमी जो है वो सुबह जो नाश्ता चाय की प्याली से करता था, मीठी चाय से, जिससे कुछ कैलोरीज उनको मिलती थी, अब उसके काबिल भी नहीं रहा सेठी साहब। और सिर्फ ये नहीं है, आज ही नेप्रा ने बिजली के जो रेट्स हैं वो 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट बढ़ाए हैं। 1 रुपए 68 पैसे। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि आपको पता है कि हमारे जो हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये कहा कि आप तैयार रहें कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। अभी पिछले काफी अरसे से ये पहले महीने, हर महीने ओगरा की वो पेट्रोल की कीमतें रिवाइज करते थे, फिर इन्होंने हर 2 हफ्ते के बाद करना शुरू किया। लेकिन अभी 1 तारीख को जब इन्होंने करना था, तो उन्होंने ये ऐलान आया वजीर आजम हाउस की तरफ से कि वजीर आजम ने ओगरा की समरी रिजेक्ट कर दी है, मुस्तरद कर दिया है, और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन वजीर आजम ने 3 दिन पहले ऐलान किया कि उसके लिए तैयार रहें। तो मुल्क में पेट्रोल की और इन चीजों की शॉर्टेज पैदा हो गई, इन्होंने स्टॉक कर लिया। अब ये बताएं कि जिन लोगों ने ये स्टॉक कर लिया और अब महंगा पेट्रोल जो है वो बेच रहे हैं, उन्होंने कितने पैसे बनाए, और गरीब लोगों को रात के 2 बजे जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस मुल्क में अगर वजीर आजम ने ये समरी रिजेक्ट कर दी, तो अब वजीर खजाना भी नहीं है। वजीर खजाना भी वजीर आजम खुद है। जो शौकत तरीन है वो मुशीर है, एडवाइजर हैं। तो इस मुल्क को कौन चला रहा है सेठी साहब, कि ये हाल है लोगों का। और मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फरूख सलीम, उन्होंने कुछ हिसाब किताब किया, जो 120 अरब रुपए का जो उन्होंने 6 महीने के लिए 13 करोड़ लोगों के लिए जो पैकेज अनाउंस किया है, उन्होंने, मैं लंबी चीज नहीं बताता, सिर्फ ये बताऊं कि फी कस आमदनी
फीकस जो इसमें 120 अरब में मिलेगा लोगों को, वो 5 रुपए है। अब उसका नोट भी नहीं मिलता, अब सिक्का है और वो भिखारी भी नहीं लेता। तो पूरे मुल्क में लोग चीखो पुकार है इस वक्त महंगाई की, कराची से लेकर खैबर तक। आप तो और बहुत सारे बुरानों का बताते रहे, लेकिन लोग जो है वो परेशान है। मार्केट में जाएं तो भिखारियों की फौज है, हर दुकान पे, हर सब्जी वाले पर लोग जो है वो भीख मांग रहे हैं, जी मोटरसाइकिल पे। तो ये इस ये मुल्क का क्या होगा सेठी तो साहब? मैं यही बात करूं ना कि मल्टीपल दो लेवल्स पे क्राइसिस है। एक अवाम की सतह के ऊपर, जहां पे ऑपोजिशन जो है वो भी, अब जारी बात है, इससे फायदा तो कुछ ना कुछ उठाने की कोशिश करेगी, और ऊपर अंदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के अंदर टेंशन और एक क्राइसिस वहां ब्रू कर रहा है। ये सेठी साहब, ये तो एक बड़ी खतरनाक और एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जी, इसीलिए तो वो 3 महीने वाली बात हो रही है ना। अच्छा, अब अर्ज ये है कि सोलंकी साहब ने पूरी डिटेल दे दी है कि महंगाई का क्या हाल है। इमरान खान साहब ने 2 बातें कही थी अपने अभी जो हाल ही में उन्होंने अवाम से खिताब किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी देखिए, आप क्यों इतने परेशान हैं कि इतनी महंगाई, इतनी भी कोई महंगाई नहीं है। सारे रीजन में देख लें, वहाँ सबसे ज्यादा कीमतें, हमसे ज्यादा कीमतें हाई हैं, और वहाँ बड़ी महंगाई है। आप तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो, ऐसी क्या, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। पहली बात उन्होंने ये नहीं बताया उन्होंने कि जहाँ कीमतें पेट्रोल की या बिजली की पाकिस्तान से ज्यादा हैं, वहाँ उनकी जो इनकम है लोगों की, वो भी 8-10 गुना ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है। यहाँ अगर मिनिमम वेज आपकी 15,000 या 20,000 रुपए है महीने की, तो वहाँ 50 या उससे भी ज्यादा लाख रुपए है, एंड सो ऑन। वो इंडिया की जब बात कर रहे हैं। और उधर अगर आप यूके शूके ले लें, वहाँ ठीक है कि पेट्रोल की कीमत दुगनी है जो कि पाकिस्तान में है, मगर वहाँ इनकम जो है, एवरेज इनकम जो है वो 100, मतलब एटलीस्ट 10 या 20 गुना ज्यादा है। 10 तो गुना मतलब मिनिमम। मिनिमम 10 गुना ज्यादा है। तो मतलब है कि, मतलब है झूठ बोलते हैं, फिर आवाम को गोली देने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम को गोली देने की जरूरत नहीं है इस वक्त। वो जो गोली उनको मिल रही है, उसी वो कड़वी गोली जो मिल रही है, उनसे पूछें कि आप हमें दे क्या रहे हैं। तो ये मतलब है, ये बात चलती नहीं है लंबी चौड़ी जी, वहां ये है, वहां ये है, वहां ये। अरे भाई जाने दो। जिन लोगों के पेट कट रहे हैं, जेबें कट रही हैं, जिनकी 100 रुपया पहले, जिसके अंदर वो घर का दिन का रोटी, 4 रोटी मिल जाती थी, अब उसके अंदर अब 1,000 रुपए लगते हैं, सो ऑन। तो 1,000 रुपए इन तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी। साथ ये भी वो कहते गए, जो कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के, कि जी हमारे सेठ लोग जो है वो बड़े पैसे बना रहे हैं, बड़े प्रॉफिट्स बना रहे हैं। और मैं सेठों से ये कहूंगा कि अपने वर्कर्स की थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दें। ओ खुदा का खौफ करो इमरान खान, सेठ भी कभी तनख्वाहें बढ़ाते हैं? यार खुदा का खौफ करो। तुम्हें चाहिए अपने टैक्स लो सेठों से, टैक्स लेके 120 अरब रुपए नहीं, 1,000 अरब रुपए आप आवाम पे खर्च करो इस तरीके के साथ, ताकि कम से कम वो 5 रुपए पर डे जो है वो 500 रुपए पर डे हो जाए। कम से कम ये तो करो आप। मगर आपने वो नहीं करना। उनसे प्रॉफिट्स जो है वो अपने प्रॉफिट बनाई जाए, टैक्स ना दें। और नए नए बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपने गाड़ियां की बात की, घरों की बात की, आपका क्या ख्याल है ये घर कौन से बना रहा है और ये गाड़ियां बड़ी कौन खरीद रहा है? आवाम खरीद रही है ये गाड़ियां, जिसकी आपने कहा ये हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी चल रही है। ये हमारा सीमेंट बड़ा बिक रहा है, सीमेंट से कोई लो कॉस्ट फ्लैट्स बन रहे हैं, सीमेंट से तो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ। तो अच्छा, आप तो ये एक तरफ तो ये है सारी बात। दूसरी तरफ उन्होंने उन्होंने जो अब आगे बात की कि जी आगे कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ेंगी। वो थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं, ये जब सोलंकी साहब ने आपको बताया कि ये थोड़ी बहुत बढ़ेगी, हर रोज ये बढ़ रही हैं। तो अब यहां तक तो ये सूरत हाल है। मगर जो दूसरी तरफ जो इश्यू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने उसकी तरफ इशारा किया रजा, मैं थोड़ी सी वजाहत करूं उसकी तरफ। प्लीज। वो देखिए, इस वक्त जब एक हुकूमत तगड़ी लगती है ना, और खसूसन वो हुकूमत जिसका सतून जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, बिल्कुल तो बाहर परसेप्शन ये होती है अवाम के अंदर, यार इन्हें कोई नहीं हिला सकता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खड़े ने इन्होंने कोई नहीं हिला सकता। और अगर ऊपर से उनकी कारकर्दगी अच्छी हो तो लोग कहते हैं यार हम भी नहीं हटाना चाहते। तो ऑपोजिशन बेचारी जहां जाती है, जाए छुट्टी कराओ इनकी। अच्छा, यहां सूरत हाल ये है कि बिल्कुल बरक्स हो गया, पहले जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कारकर्दगी ठीक नहीं और एस्टैब्लिशमेंट दूर हो रही, अवाम परेशान है कि यार ये अब होगा क्या आगे। तो अब सूरत हाल ये है कि जब ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाए, तो जो रियासत के इदारे हैं ना,
आप छोड़ दें ऑपोजिशन को, वो तो अभी आपने इशारा किया कि उनको भी नजर आ रहा है कि दे आर स्मेलिंग विक्ट्री, कि जी हमें भी अब कुछ कामयाबी होगी हासिल, क्योंकि ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और आवाम जो है वो खिलाफ हो गई है। मगर उसको एक तरफ रखिए, बाकी जो रियासत के इदारे हैं, सिविल सर्विस, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और मीडिया, ये कहते हैं ना पिलर्स ऑफ द स्टेट, जुडिशरी, मीडिया, सिविल सर्विस, दीज आर द पिलर्स ऑफ द स्टेट। अब ये पिलर्स, और एक पिलर तो वो जाहिर है वो जिसने सारा कुछ खड़ा किया हुआ था, मगर ये भी साथ साथ लगे हुए थे। तो मतलब 4-5 पिलर्स के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत खड़ी थी। एक तो थोड़ा बहुत वो हट रहा है वहां से। अब जब बाकी ने देखा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, हम यहाँ क्यों खड़े रहे, और वो भी दिलेर होने शुरू हो गए। रजा रूमी भी दिलेर हो गया, मुर्तजा सोलंकी भी दिलेर हो गया, मैं तो था ही नहीं, मुझे भी थोड़ा बहुत धक्का लगे कि इन्होंने कर दिया खड़ा। तो अब उधर जुडिशरी ने देखो ना, उन्होंने भी अच्छा कुछ स्पेस मिल रही है, अच्छा वक्त आ गया खड़े होने का, उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अभी ये लोकल गवर्नमेंट की जो उन्होंने जो जजमेंट दी है, फैंटास्टिक जजमेंट। और मुझे याद है मैंने थोड़ी सी तनकीद की, मैंने कहा जी इतनी देर के बाद जजमेंट दिया आपने, और ये तो पहले आनी चाहिए थी जजमेंट। तो मुझे बड़ा खुशी से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके चंद दिनों बाद ही चीफ जस्टिस साहब का नोटिस चला गया पंजाब हुकूमत को कि ओए तुम देर क्यों करते पे हो, असि तो ऑर्डर देता है फौरन करो, व्हाट इज द डिले। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं गया गल हुई ना टाइट करो थोड़ा जिहा और खिंचो इन्होंने। अच्छा इसी तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन भी खड़ा हो गया। इलेक्शन कमीशन कहता है ऐसी तैसी, बुलाओ इनको, फवाद को बुलाओ, उसको क्या नाम है उसका, स्वाति को, आजम स्वाति को, इधर आओ भाई, आ जाओ, लाइन अप, सेट अप। उधर इमरान खान अपनी कैबिनेट को कह रहा है तुसी लोग कितने हो, नाल जाओ जरा जाके अखा दिखाओ। वो कहते हैं कि अखा दिखाइए, सानू ही ना अंदर कर दे। और आप और हम तो लगे हुए इलेक्शन कमीशन को उकसाने, वो पै जाओ इन्होंने, वक्त आ गया जी, वक्त आ गया जी, एक अच्छे चढ़ ला दो इन्होंने। अच्छा तो ये ब्यूरोक्रेसी का हाल देख लिया। ब्यूरोक्रेसी ने कहा ये कलम ने ना ऐसे रखते जे थले, आप पे चला लो गवर्नमेंट। वो कहते नहीं 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 फिक्र ना करें, हम वो नैब को आपके हाथ से हटा रहे हैं। उन्होंने कहा जी तुम हूं हटा लो, असी नहीं जी कलम चलाना। वो कलम राता और जी क्यों, और जी 7वां आईजी दी तो तुम छुट्टी करा रहे हो, तुम आईजी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਾਇਰਿੰਗ करे, पुलिस फायरिंग कर दी, वो फायरिंग करते ने लबाइक वाले पुलिस तो तुम कहते हो फायरिंग करे, वो करते ने पिछे साडे रेंजर्स रेंजर की नजर नहीं आए गए कितने, और फिर सानू तुसी जाके असी लड़दे, सानू लड़ाते पे हो आवाम नाल ते आपे जाके मुख मुका कर लेंदे हो पिछे, और फिर सारे बंदे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ गिरफ्तार किए उन्होंने छोड़ देंदे हो। तो मॉडर्न टाउन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लड़े सां ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। तो मतलब वो अच्छा जी वो आईजी साहब ने क्या जी मैं उनकी करा, उन्होंने जी आईजी चेंज कर दे, लो जी थोड़ा ख्याल है आईजी चेंज करने के साथ ये मसला। तो पुलिस भी जो है ना बड़ी रेस्टलेस है और बड़ी एलियनेटेड है और गुस्से में है, और जो आम सिपाही है वो कहता है यार सानू क्यों मरवाते पे हो, आप तो जाके मुकमुका करते पे हो। तो वहां डिमोरलाइजेशन हुई है, एक इदारा कंप्लीटली डिमोरलाइज। अच्छा सिविल सर्विस डिमोरलाइज, इलेक्शन कमीशन काउंटर प्रेशर, जुडिशरी आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो रही है। अब आप देखिएगा ये जो नैब ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, देखिए अशर क्या होता है, जुडिशरी इसका क्या करती है। मैं गारंटी करता हूं आपको कि जुडिशरी इज गोइंग टू बी लुक स्ट्रॉन्गर बाय द डे, और वो कहेंगे दे विल रीअसर्ट देमसेल्व्स। तो देखिए ना, तो ये एक माहौल होता है, ये माहौल बाहर बन रहा है, और मीडिया तो इंतजार कर रहा था कि थोड़ी सी स्पेस मिले और हम लगा दें हम, और वो ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया ना। अब किस किस को ये कंट्रोल करेंगे, किस किस को ये मैनेज करेंगे। पहले कहते थे इसहाक डार नहीं दिखा सकते, पहले कहते थे ये नहीं कर सकते, नवाज शरीफ की स्पीच नहीं दिखा सकते, मरियम को कवरेज ना दें। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ही होना शुरू हो गया, और आप किस किस को कंट्रोल करेंगे। तो मतलब है ये जब पावर स्लिप करता है रजा, तो पावर रिजर्व करके निकल जाता है, तो पता ही नहीं चलता पावर गया कहां। यस बिल्कुल। आज ही की खबर है सेठी साहब के जो नई जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो मुंतखब हुई है, उन्होंने आज ही ये ऐलान किया है कि ये जो नैब की एक ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद तरमीमी ऑर्डिनेंस जो कल परसों आया है, उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। तो ये हाई कोर्ट में पहले ही चैलेंज हो चुका है, उसकी गालिबन 10 नवंबर को तारीख भी है।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि हम इसको चैलेंज करने वाले। दादा देखे ना, यही एग्जैक्टली माय पॉइंट। अब जो लॉयर्स हैं वो पहले भी जब खड़े हुए थे तो बहुत बड़ी फोर्स थी वो। अब ये सारे जो ऑर्डिनेंसेस और ये कानून आ रहे हैं और जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं आइन की धज्जियां उड़ाना, आप देखिएगा वकील हजरात खड़े हो जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट बाहर है, फिर आप देखिएगा पंजाब बाहर, फिर कराची से आएगी बात, इधर से आएगी उधर से आएगी। जैसे ये सारे इकट्ठे हो गए थे काजी फायजीसा के केस के अंदर, इस किस्म की चीजों के अंदर भी उन्हें नजर आ रहा है कि ये कहां मुल्क को ले जाया जा रहा है और तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है और कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सारा पार्लियामानी निजाम जो है तितर बितर हो गया है। तो वो भी खड़े हो जाएंगे, आप देखिएगा, जस्ट वेट फॉर इट। सेठी साहब, मैं आपने चूंकि मोराल की का जिक्र किया ना, और कल मैं से इनकी सुनगी आपने कहा कि ये बार्स का बताया जाए, तो अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने भी गवर्नमेंट की जो नैब की ऑर्डिनेंस के अंदर मजीद अमेंडमेंट्स की जा रही हैं उसकी मुखालफत की। अब अटॉर्नी जनरल यूजुअली गवर्नमेंट की का नुमाइंदा होता है, वो अपनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और जो ऑर्डिनेंस मेकिंग होती है उसको चैलेंज नहीं करता। लेकिन आज के फ्राइडे टाइम्स में हमने एक आर्टिकल छापा है सेठी साहब, जिसमें के एक सर्विंग लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर हैं और उन्होंने उसमें लिखा है कि पुलिस का मोराल इस वक्त लोएस्ट है। मैं ये आपको लिंक भी भेजूंगा और नाज़रीन को भी बता रहा हूँ कि आप आज का thefridaytimes.com जरूर देखें। ये दाऊद खालिद अवान ने बड़ा जबरदस्त मजमून लिखा। उन्होंने कहा कि ये जो हालिया पुलिस के अहलकार और अफसरान शहीद हुए हैं, उससे पहले भी हुए हैं, और जिस तरह से लैक ऑफ प्लानिंग और लैक ऑफ पॉलिसी डायरेक्शन रही है, उससे पुलिस फोर्स बहुत परेशान भी है, मायूस भी है। तो मैं सिर्फ ये इजाफा करना चाहता था जो मैं इसमें मैं सेठी साहब के लिए एक जुमला ये कहूं कि सेठी साहब, आपको याद होगा कि इमरान खान नवाज शरीफ पे, नून लीग पे और इन पे तनकीद करते थे कि ये फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। अब जिस तरीके से पुलिस को डिमोरलाइज किया गया है और जिस तरीके से उनको मार पड़ी है और वो अब खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो अब ये पुलिसिंग का काम किससे लेंगे? फौज से लेंगे। जब इस तरह की कोई बहरान पैदा हो तो आप मुझे बताएं कि फौज को पुलिस कौन बनाना चाहता है, ये आप बताएं। देखिए, अभी आपने सुन ही लिया कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट बुलाई है, मेरा ख्याल है आज बुलाई थी, मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ आज, मगर वो जाहिर है वो बड़े परेशान है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के लोग और एस्टैब्लिशमेंट के लोग बड़े परेशान हैं, ये जिस तरीके से लब्बाइक के साथ मिस हैंडल हुआ है सारा कुछ। और सबको हिदायत, मीडिया वालों को हिदायत यही की जा रही है कि अब जो भी हमने किया है प्लीज इसको सपोर्ट करें, बिकॉज हम इसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम नहीं बता सकते, हमारी मजबूरी है नेशनल इंटरेस्ट में जो कुछ है। मगर बात यह है कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बोगी तो हमें हमेशा दी जाती है, हर चीज ही नेशनल इंटरेस्ट बन जाती है। तो ये जरा देर ये बात छुपी नहीं रहेगी। आज हम नहीं कुछ कहेंगे या ये हमें नहीं बताएंगे तो लबाइक वाले खुद ही बता देंगे, आप देखिएगा क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सेठी साहब, आपने देखा कि टीटीपी के साथ भी सेठी साहब, ये भी खबर थी आज मैंने देखी, अगर रजा या हमारी टीम इसकी तस्दीक कर सकती है, कि पीर को पार्लियामान का इजलास बुलाया गया है जिसमें फौजी लीडरशिप या इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अरकान असेंबली हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग देंगी, द कमेटी ऑफ द होल के तर्ज पे, यानी पूरी पार्लियामान को। तो मामलात खासे गंभीर हैं। जी जी सही है, सही है। तो सेठी साहब, हमारा जो मौजू है आज का आखिरी, वो ये आपने टीएलपी के मायदे का तो बताया, अभी आपने इशारा भी दिया, पूरा हफ्ता उसके ऊपर आपने काफी बात भी की है, हमने भी यहाँ पे की है। और टीटीपी के बारे में भी खबर आ गई है कि वहां भी कुछ मामलात, कोई सो कॉल्ड एक प्रिलिमिनरी डील इन दी ऑफिंग है, जहां पे वो सीज फायर टाइप कोई सिचुएशन गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान रिपोर्टेडली आई है। माजी के अगर मायदे देखे जाए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो ये नहीं चलते, मतलब तारीख यही बताती है। आप क्या समझते हैं कि इस बार जो है ये इन दोनों एंटिटीज के साथ किसी किस्म की कोई एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग देर पा साबित होगी, आगे चलेगी?
नहीं, मैं नहीं समझता। पहले हमने एक दफा नहीं, पता नहीं 14 अग्रीमेंट्स हुई थी। ये जी 7-8 तो मैंने गिनी थी, मुझे याद है उसको। बिल्कुल बिल्कुल 10 से पूरा, हाँ, तो सारा रिकॉर्ड है उसका। ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, ये पैसे वैसे अपनी जगह, मगर ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं ये। आपने देखा 20 साल तो तालिबान लड़ते रहे आइडियोलॉजी के लिए अगेंस्ट अमेरिका। तो ये आपके साथ लड़े हैं ये। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि अलकायदा, टीटीपी और दाइश सब इकट्ठे हो गए और इतनी सख्त जबरदस्त फोर्स बन गई है, वो पावरफुल फोर्स बन गई है कि उन्होंने अब तालिबान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये सब मिले हुए हैं और हर रोज वहां तालिबान के ऊपर अटैक्स हो रही हैं फ्रॉम आईएस एंड अलकायदा, और टीटीपी का बिल्कुल लिंक है उनके साथ। तो ये जो प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत पे था, की तरफ से था तालिबान के ऊपर, ये आज नहीं कब का है कि जी हमारी ये टीटीपी को आप या तो वहां से निकालें या इनके खिलाफ एक्शन लें या इनको रोकें। तो जाहिर है, आपको याद होगा उनके जो मिनिस्टर साहब है, उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि हम कोई एक्शन तो नहीं लेंगे उनके खिलाफ, अलबत्ता हम इनकरेज करेंगे आपको कि आप उनके साथ बैठ के बातचीत करें। यही हम चाइना को भी कह रहे हैं और ये हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को भी यही कह रहे हैं कि आपके लोग जो यहाँ आके घुस बैठी हैं और यहाँ से टेररिज्म अटैक्स कर रहे हैं आपके मुल्कों में, इन्वॉल्व करें इस चीज में। तो वही अब इन्होंने पाकिस्तान को भी यही कहा है और जाहिर है कोशिश तो करेंगे ये कि किसी तरीके के साथ कोई बाय ऑफ कर लिया जाए या कोई समझौता कर लिया जाए, मगर बात यह है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो और अगर आप उनको कुछ समझौता करेंगे तो वो पता क्या मांगेंगे, वो कहेंगे जी ठीक है। तो ऐसे है कि वजीरिस्तान तो हमारे वाले करें ना, लेट्स स्टार्ट विद नॉर्थ वजीरिस्तान, स्टेज 1, अगली स्टेज पे आप साउथ वजीरिस्तान भी हमारे वाले कर दें और हम अपनी छोटी सी वहां तालिबान की टीटीपी की रियासत बना लेते हैं, आपके साथ कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं, आप निकलें यहाँ से, ये हमारा इलाका है। तो मतलब इस किस्म की बात से वो कम नहीं बात करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? तो मतलब ये है कि ये सारी बातें हैं, ये टाइम गेन करने की टैक्टिक्स हैं। जैसे टीएलपी के साथ रियासत और हुकूमत ने टाइम गेन किया है, इसी तरीके के साथ याद होगा कि टीटीपी के साथ 6 साल टाइम गेन करते रहे और उसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ था कि जी नहीं ये तो मिसगाइडेड मुसलमान है, मैं तो इन मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकते, ऐसी तैसी तेरी, और 17,000 बंदा मार चढ़े। अच्छा, अब बात यह है कि और फिर जब आपने फाइनली जब आपके स्कूल के ऊपर हमला हुआ तो फिर आप उठे, हमने कहा नहीं हूं तो बहुत ज्यादती होगी, और पहले जो 40,000 सिविलियंस मारे गए ने वो तो चलो कोई गल नहीं, मगर हुण तो जनाब असी नहीं छड्डदे इन्हां नूं, ते हुण सारे निकलो जी वाह, मार मार के अपने भी बंदे 3,000 बंदे मर गए, उन्होंने मार मार के बाहर कढ़िया, वो बह गए ने जाके उत्थे। तो अब बात यह है कि रियासत जब तक टेररिज्म को क्रश नहीं करेगी और टेररिस्ट के साथ बार्गेनिंग नहीं हो सकती। हर दुनिया का ये सबसे सिंपल लेसन है कि you do not negotiate with terrorists, you crush them or you fight them, you keep fighting them. So अब यहाँ ऐसे लोग भी हैं, मैं देख सुन रहा हूँ बड़े एनालिस्ट जो कि जिनकी कुछ करीबी रिश्ता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जी अगर अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? हम भी कोई थोड़ा जा ओवर द होराइजन, अक्रॉस द बॉर्डर, कोई जहां ये लोग बैठे हुए इनके कैंप्स है, हम भी वहां रेड शेड्स मारें, वहां जाके अटैक्स करके वापस आ जाएं, अटैक करें वापस आ जाएं, इनको इरोड करें, डिग्रेड करें। तो मतलब ये बातें शुरू हो गई हैं और ये ऐन मुमकिन है, ये ऐन मुमकिन है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये मामला हल ना हुआ टीटीपी और वो वहां से बैठ के करते रहे तो ये ऐन मुमकिन है, मेरे लफ्ज याद रखिएगा, कि हमारी तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटी होगी टू कट देम डाउन टू साइज, वो वेदर इट इज वाया एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और वाया काइनेटिक ग्राउंड ऑपरेशंस, ये किसी न किसी स्टेज पे आपको करना पड़ेगा। जी, तो सेठी साहब, अगर मेरे ख्याल से हमारा वक्त भी खत्म हो गया, आप भी मसरूफ हैं इस वक्त, लेकिन मैं चाहूंगा कि आखिर में जाते जाते फर्ज कीजिए, अगरचे कि ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन चूंकि सब हाइपोथेटिकल है, कि आपको बुलाया जाए, आपको इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या जो भी वो आपको बुलाए और कहे कि मैं क्या करूं अपनी बचने के लिए, तो आप उनसे क्या कहेंगे? फिर मैं आपसे यही सवाल दूसरे एक और हल्के के लिए पूछूंगा। मैं उनसे ये कहूंगा रजा, बड़ी सिंपल सी बात है कि खान साहब, एक आइन है, एक अवाम है, एक आप हैं,
3 शख्स हैं। आपको अवाम ने वोट तो पूरा नहीं दिया था मगर आप आ गए। चलें, पिछली बात को छोड़ते हैं। अब जो तकाजा है आइन का वो ये है कि अब आप हुकूमत चलाने से रह गए, आप अनपॉपुलर हो गए हैं, आप हुकूमत रहने से रह गए हैं। अब आइन के मुताबिक जो रूह है आइन की वो ये कहती है कि अवाम के पास वापस जाया जाए मैंडेट लेने के लिए। अगर अवाम आपको मैंडेट देती है तो आप वापस आ जाए और फिर अवाम भुगते आपको, और अगर आपको मैंडेट नहीं देती तो किसी और को देती है तो उनको चलाने दें। मगर ये कि आप जफ्फी डाल के पावर को बैठे रहे और अवाम की हालत खराब होती रहे और आइन की धज्जियां उड़ाते रहे, तो ये आज नहीं कल नहीं परसों बहुत बुरा हशर होगा आपके साथ। यू हैव टू रिटर्न टू द पीपल, उनके पास वापस जाएं, अपनी असेंबलीज को डिसॉल्व करें, कॉल फ्रेश इलेक्शंस, होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक जमहूरी रिवायत जो है उसको कंटिन्यू करें और या उसको स्ट्रेंथन करें। ये ना करें कि उसको साबोटाज करें जो आप कर रहे हैं इस वक्त। जी, आपने तो बड़ी जो है डायरेक्ट खुल खुला के आपने तो बड़ा सख्त नुस्खा दे दिया। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको आखिर में अगर आपको यही सवाल आपको बुलाया जाए फॉर एनालिसिस या एडवाइस बाय लेट्स से द एस्टेब्लिशमेंट, वो सिविलियन से भी इनपुट कभी कभी ले लेते हैं ना, तो अगर वो कॉल करें आपको या आपको इनवाइट करें तो आप उनको क्या कहेंगे? मैं उनको क्या कहूंगा, आप प्रोवोक कर रहे हैं मुझे, मैं आमतौर पे ये एडवाइस इस किस्म की देता नहीं हूँ। अब उसकी मगर बात यह है कि अगर आवाम नाराज है तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि आवाम की नाराजगी को चैनल करें और इस गवर्नमेंट को उतारें। अब कैसे चैनल करें वो एक टैक्टिकल इश्यूज हैं, वो फिर आपको प्राइवेटली मैं बता दूंगा कि आवाम को कैसे टैक्टिकली चलिए, ओके सेठी साहब, थैंक यू सो मच। आपको मैंने यही कहा था, मैंने कहा ये सब हाइपोथेटिकल नाजरीन, ये सारे फर्जी सिनेरियोज हैं, ये इस्तेमाल होते हैं तज्जियाकारी में, सिनेरियो बिल्डिंग में, फ्यूचर स्टडीज में, इसलिए हमने ये सवालात पूछते हैं ताकि पता लगे कि किस साइड के साथ कैसे उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है और क्या क्या कहा जा सकता है। आप इसको हरगिज़ सीरियसली मत लें, ये मैं नहीं बस टेक इट सीरियसली लें, बिल्कुल सीरियसली लें, सीरियसली लें और अपने अकल को इस्तेमाल करें। ये क्या क्या मुमकिन है, हो सकता है कि कुछ ऐसी इम्कानात भी हो जिनका सेठी साहब ने जिक्र नहीं किया। लेकिन तो मैं चाहता हूं कि नया दौर चलता रहे। हाँ जी, बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से लेट्स नॉट गो देयर, ओके। इसके साथ ही शुक्रिया और नाज़रीन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी।